दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन देखिए, अवंती, वत्स, अश्मक या फिर कंबोज। तो सही उत्तर है अश्मक। दोस्तों अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था। इसकी राजधानी पोतन अथवा पोट्टेन थी और ये एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों के अनुसार अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशीय शासकों द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद अश्मक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या फिर महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। दोस्तों गांधी इरविन समझौते के अनुसार कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की बात स्वीकार की और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी को भेजा था। ये सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, भारत सचिव सैमुअल होर और भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? देखिए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो उत्तर है तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। दोस्तों आप जान लीजिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया। ये तीनों ही राजनैतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन इन्होंने देशभक्ति की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 1909, 1919, 1935 या फिर 1947। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू द्वैध शासन, जो कि 1919 के अधिनियम के अनुसार लागू की गई थी, उसको राज्यों में से समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया। ये अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था, जो सबसे अधिक समय तक कार्यरत था और ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक के अधिनियम में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। दोस्तों एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार पर्वत है एटलस पर्वत। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रश्न संख्या 6, फिटकरी गंदेले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या अपोहन। तो सही उत्तर है स्कंदन। दोस्तों फिटकरी गंदे जल को स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। ये एक रंगहीन क्रिस्टली पदार्थ है। इसका उपयोग रक्त स्राव को बंद करने में, जल के शुद्धिकरण में और चमड़े आदि की रंगाई में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है? प्रस्वेदन, उत्फुलन, विद्युत पृथक्करण या उत्क्रम परासरण।
तो सही उत्तर है उत्क्रम परासरण, जिसे हम आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। समुद्री जल को शुद्ध जल में उत्क्रम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा बदला जा सकता है। एक प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए गए थे? तो सही उत्तर है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य नहीं है, उसे वस्तुतः संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से दोस्तों असम से राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य थे। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के साथ नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर सितंबर 2008 में हस्ताक्षर किया था? तो सही उत्तर है फ्रांस ने। फ्रांस ने भारत के साथ नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर सितंबर 2008 में हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? आपको बताना है। गौतम, कणाद, कपिल या बादरायण? तो सही उत्तर है महर्षि गौतम। दोस्तों न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम थे, कणाद वैशेषिक दर्शन के, कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। महर्षि गौतम का जो ग्रंथ है न्याय सूत्र, ये न्याय दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे युवा सम्राट किस राष्ट्र के थे? तो उत्तर है भूटान के सम्राट जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये विश्व के सबसे युवा सम्राट के रूप में सम्राट बने थे और भूटान विश्व का 124वां लोकतांत्रिक देश बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नरेगा के संबंध में क्या असत्य है? देखिए, नरेगा यानी मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इस पर देखिए कानून का इस कानून में अनुमोदित कार्यों के प्रकार का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता और जवाबदेही संभव नहीं है। इस कानून में व्यक्तिगत कार्यों का भी विशेष वर्णन है, यदि वे गरीबी रेखा से नीचे, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। और इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता, एक वर्ष में 274 दिन के रोजगार की गारंटी। तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? देखिए, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर बनवाली? तो सही उत्तर है बनवाली, ऑप्शन डी। दोस्तों बनवाली नामक हड़प्पा संस्कृति का पुरास्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इस पुरास्थल की खोज आर.एस. बिष्ट ने 1973 में की थी और ये पूरा स्थल कालीबंगा की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं को प्रस्तुत करता है और यहीं से हल की आकृति का प्रसिद्ध खिलौना प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? आपको बताना है। अशोक, कालाशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कनिष्क। दोस्तों कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी। इस संगीत में बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी गईं जो विभाषा शास्त्र कहलाती हैं। इस संगीत की उपाध्यक्षता जो है अशोक घोष ने की थी और इस संगीत में महायान शाखा की प्रधानता थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वे थीं ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या फिर शिव की? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बुद्ध की। दोस्तों महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत उनकी प्रतिमाएं मथुरा और गांधार कला शैली में बनाई गईं, जिनकी पूजा कालांतर में की जाने लगी। बाद में उन्हें विष्णु अवतार घोषित किया गया और प्रतिमाओं के पीछे प्रकाश युक्त मंडल बनाया जाने लगा। उनकी देवालयों में स्थापना की जाने लगी। तो इस तरह से मानव प्रतिमाओं के रूप में पूजे जाने वाले बुद्ध प्रथम व्यक्ति थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर काल में देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो उत्तर है राजा टोडरमल के द्वारा। दोस्तों, अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन लगान व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया और इस प्रणाली के वास्तविक प्रणेता टोडरमल थे। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में प्राप्त किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सही उत्तर है 1857 में। दोस्तों, वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में किस वर्ष में? सन 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? रबर, गन्ना, गरम मसाले या फिर चावल? तो सही उत्तर है गरम मसाले। केरल राज्य व्यापारिक फसलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर्वाधिक मसाले की फसल उगाई जाती है। इसमें काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, लौंग आदि का उत्पादन होता है। काली मिर्च ऐसा मसाला है जो सर्वाधिक केरल से ही निर्यात किया जाता है। बागानी कृषि में इलायची एक खास हिस्सा है जो संपूर्ण भारतीय उत्पादन का 76% केरल से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? आपको बताना है। बर्फ में वायु भरी होती है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, पानी बर्फ से ज़्यादा गहरा होता है और बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। दोस्तों, बर्फ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है और आप जान लीजिए कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वो अपने आयतन के अनुसार जल के आयतन को विस्थापित कर देता है और बर्फ कणों में वायु होने के कारण उसके कणों का घनत्व पानी से कम होता है, जिसके कारण वह पानी पर तैरती रहती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? तो सही उत्तर है जीवाणु। दोस्तों, दूध से दही का बनना एक भौतिकी परिवर्तन है जिसमें जीवाणु दूध से दही का बनना एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें जीवाणु किण्वीकरण द्वारा दूध फटकर दही में परिवर्तित हो जाता है और ये परिवर्तन दोस्तों सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न होता है और इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ये जीव जो हैं मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होते हैं। इसमें विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वो क्या है? कुशल श्रमिक, खनिज, जल विद्युत या उपजाऊ मृदा? तो सही उत्तर है खनिज। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों से संपन्न झारखंड का छोटा नागपुर पठार दोस्तों इस खनिज पेटी में लगभग 70% कोयला, 60% अभ्रक, 60% लौह अयस्क, 20% मैग्नीज पाया जाता है। और आप जान लीजिए ये जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है ये खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वो कौन सा है? देखिए, ब्राज़ील का पठार, बोलीविया का पठार, पैटागोनिया का पठार या ओरिनिको बेसिन? तो सही उत्तर है ब्राज़ील पठार। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील का पठार है उसमें प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। इसमें मिनास जिरास और इटाबरा की खानें, संता लूसिया पेकान खानें और गोइमास खानें प्रसिद्ध हैं, जहां से लौह अयस्क और कोयला निकाला जाता है और वर्तमान में ब्राज़ील का लौह अयस्क उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठा का तटस्थ है, हिंदू और ईसाइयों तक सीमित है या हिंदू और मुस्लिमों तक सीमित है? तो सही उत्तर है अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदू और ईसाइयों तक सीमित है। दोस्तों, अनुसूचित जनजाति का दर्जा
अनुच्छेद 244 के अंतर्गत समाज की पिछड़ी और दलित जातियों को प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत केवल हिंदू और ईसाई ही आते हैं। अन्य जातियों को इसके अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है? उल्कापिंड, अंतरिक्ष और अन्य विकिरण, हानिकारक वायु या अंतरिक्ष मलबा से? तो सही उत्तर क्या है? ओजोन परत दोस्तों आप जान लीजिए, ये समताप मंडल में पाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन इसको कहा जाता है। और ओजोन गैस जीवमंडलीय जैव पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गैस सौरिक विकिरण की पराबैंगनी किरणों, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, उनको अवशोषित कर लेती है, उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचते देती और भूतल को अधिक गर्म होने से बचा लेती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से संबंधित थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? माराडोना दोस्तों ये आप देख लीजिए अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने ब्राज़ील की तरफ से भी फुटबॉल मैचों में भाग लिया है। तो सही उत्तर जो है अर्जेंटीना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सार्क यानी दक्षेस का सदस्य नहीं है? आपको बताना है। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और म्यांमार? तो सही उत्तर म्यांमार। दोस्तों आप जान लीजिए कि दक्षिण एशियाई संगठन सार्क, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के 7 सदस्य मूल रूप में शामिल थे। 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक वन नाइट एट कॉल सेंटर के लेखक कौन है? तो उत्तर है चेतन भगत। वन नाइट एट कॉल सेंटर पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म? तो सही उत्तर है त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित ग्रंथ हैं, जिनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान मिलता है। इन पिटकों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और अंत तक समर्पण नहीं किया? तो उत्तर है मारवाड़ के राव चंद्रसेन। दोस्तों आप जान लीजिए, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने राजपूत शासक जो कि थे, इन्होंने मुगलों के खिलाफ निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो सही उत्तर है सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। और आप जान लीजिए, प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। ये एक संक्रमण तत्व है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का ही उपयोग किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी तथा अन्य राज्यों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन खंड के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।